नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमी जैन और हमारे साथ आज 2 बहुत ही महारथी लोग जयेश कुमार जी पहली बार जुड़े हैं और रविंदर पंचोली जी, जो अपने पंचेस के लिए मशहूर हैं, वो ऑलरेडी हमारे साथ दोबारा से जुड़ चुके हैं। जयेश जी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स पे काम कर चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पॉलिटिकल जो गर्मा-सर्दी है, उसकी अच्छी समझ रखते हैं। जयेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए आज। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। रविंदर सब जी, थैंक यू सो सभी मच फॉर दर्शकों को जॉइनिंग अगेन। नमस्कार। जय भारत। जय भारत। जयेश जी, आप ही से शुरू करते हैं कि आप एमपी से भी बिलॉन्ग करते हैं, रविंदर जी भी एमपी से हैं और एमपी में भी इलेक्शंस स्टेट के होने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि वहाँ पर क्या ग्राउंड रियलिटी क्या है? बिकॉज़ जो एग्ज़िट पोल्स देखते हैं, उसके हिसाब से तो जो ये लेफ्ट विंग वाले जितने भी एग्ज़िट पोल्स हैं, सभी बोल रहे हैं कि बीजेपी हारने वाली है वहाँ पर। देखिए, बीजेपी हारने की अगर ये बात कर रहे थे, मैं जाऊँ 2018 में। 2018 में परिणामों में बीजेपी हार चुकी। अगर बीजे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिनको एक मोहरा चेहरा बना करके अगर कांग्रेस ने प्रस्तुत किया था और जिसके आधार पर सरकार बनी थी, वो थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। वो अगर भारतीय जनता पार्टी में नहीं आते, तो इस समय कांग्रेस का ही राज रहता। हम 2018 की बात करें और उसके बाद जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया, भारतीय जनता पार्टी में जब आए, तो उनके साथ का जो बहुमत जो था, उससे भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा सपोर्ट मिला कि उनकी सरकार बनी। तो हालांकि 2018 में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव हार चुकी है और यही डर इस वक्त मध्य प्रदेश के अंदर बना हुआ है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं और आज तक इतने दौरे पिछले 25-30 साल अगर हम देखें, 15 साल देखें जिसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है, उसमें इतने दौरे प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश में कभी नहीं हुए। जी सुमित जी। तो आपके हिसाब से जो एग्ज़िट पोल्स हैं, वो दिखा रहे हैं कि जो कांग्रेस है, उसका एक हायर एज है और बीजेपी के नंबर्स कम हैं, शायद 10-15 सीटें कम आएँगी कांग्रेस से, जैसे आंकड़े दिखाते हैं। क्या ग्राउंड रियलिटी भी ऐसी ही है या ये चेंज होने वाली है? जो ग्राउंड की हम बात करते हैं, ग्राउंड में मैंने बताया ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लगातार मध्य प्रदेश में कोई भी सरकार 15 साल से ज्यादा टिक नहीं पाई है। हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में पहले भी ये परिवर्तन हो चुका है। जब सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री बने थे, उस समय लगातार 15 साल कांग्रेस रही थी। उसके बाद ये सुंदरलाल पटवा आ गए थे, उसके बाद फिर कांग्रेस ने लंबा समय शासन किया। उसके बाद 12-13 साल तक लगातार रही। उसके बाद जो परिवर्तन हुए 2003 में, वो उमा भारती ने परिवर्तन लाया। उमा भारती फिर 2003 के अंदर मुख्यमंत्री बनकर आई और रही। शिवराज सिंह चौहान जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, वो 2005 से लगातार मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री है। अच्छा, मध्य प्रदेश के अंदर एक और बड़ी जिसको बोलते हैं अफवाह बोल सकते हैं या सटीक बात बोलते हैं, सहयोग बोल सकते हैं, कि जब भी यहाँ पे सिंहस्थ होता है उसके बाद मुख्यमंत्री चेंज होता है। हालांकि इस बार 2018 में हो चुके, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि पूरी तरह नहीं हुए। तो उस समय क्या जो यहाँ पे महाकाल लोक बना था, ये अफवाह भी है, वो जानता हूँ, एक सहयोग भी अफवाह भी। बोले महाकाल लोक इसीलिए टूटा क्योंकि वो मुख्यमंत्री बराबर रहा नहीं। तो ये अफवाहों के दौर भी कहीं ना कहीं आम जनता तक पहुंचते। और मध्य प्रदेश की जनता की हम बात करें तो सबसे बड़ी दिक्कत ये, मध्य प्रदेश के, मैं तो पूरे देश की बात करूंगा, कि हमारी जनता जो है वो भावनात्मक रूप से वोटिंग करती है। वो कभी नेता चुनती नहीं है, वो जो हवा चलती है उस हवा में ढल जाती है। हम बात करें 2003 के अंदर एक बड़ी रोचक बात हुई थी कि सड़क बिजली के अलावा एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी, वो थी प्याज की समस्या। प्याज के रेट 80 रुपए, 150 रुपए तक पहुंच गए थे और वही समस्या अब फिर शुरू हो गई है। इस समय भी 80 रुपए प्याज हो गए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये प्याज जो रुलाएंगे जरूर और बड़ी मुश्किलें रहेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो मुझे लग रहा है कि चुनाव बड़े रोचक होंगे क्योंकि जो होगा संघर्ष आमने सामने होगा। और 2018 में भी यही हुआ था कि आमने सामने की लड़ाई थी और हालांकि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ था उस चुनाव में, लेकिन बाद में उस नुकसान की जो पूर्ति है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कर दी थी। जी सुमित जी। लेकिन जयेश जी, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि इतना काम मोदी जी ने पूरे जो भारत में किया है, हम बेशक वो फॉरेन पॉलिसी में देख लीजिए, हमारे रिलेशंस देख लीजिए, भारत के अंदर इतनी तरक्की करी है। लोगों की जो ईज़ ऑफ लाइफ़ है वो बढ़ी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ़ बढ़नी शुरू हो गई। लेकिन लोग अभी भी प्याज़ का रेट बढ़ जाए, जो कि एक सीज़नल चीज़ है, उसके लिए सरकार को गिरा देते हैं। ये मैच्योरिटी कब आएगी लोगों के अंदर? मैंने बताया ना सुमित जी, हमारे मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि पूरे देश की बात भावनात्मक कर रहा हूँ रूप मैं से, अभी। हाँ, मैं भावनात्मक रूप से वो मतदान करते हैं।
जबकि होना ये चाहिए कि वो उस स्थितियों को समझे और मतदान करे, और इसके लिए बार बार जागरूकता भी होती है। तो वो उन चीजों को भूल करके देख लेते हैं। अगर आपने देखा होगा कई बार कोई बड़ा नेता मरता है तो उसके वहां फटाफट वो चुनाव जो होते हैं ना, उसमें उन्हीं का लड़का है, उनका रिलेटिव बनता है। वो कारण यही है कि केवल भावनात्मक रूप से वो आदमी जुड़ा रहता है। और ये हमारी संस्कृति की देन है, ये हमारे ने, ये हमारा बोलते हैं ना, हमारा दुर्भाग्य नहीं है कि हम लोग किसी से भावनात्मक रूप से, ये हमारी संस्कृति ऐसी रही है कि जिसके कारण हम लोग ये कि यार इन्होंने मदद की, हमें इसकी मदद करना है, वो चाहे कोई भी हो, उसमें हम लोग आ जाते हैं। और यही कारण है कि कई बार मतदान जो होता है उसके बाद जो आंकड़े आते हैं, जो चीजें सामने आती है, वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीजें रहती है। हालांकि उस समय 10 मिनट अपने आप का आदमी गाली दे लेता है और वो लोग ठीक है करके बात टाल देता है। जी सुमित जी। बट चले रविंदर जी, अब आपकी तरफ चलते हैं। रविंदर जी, मुझे एक चीज समझ नहीं है कि जो मध्य प्रदेश है, इसके अंदर जो जातिवाद का जो सिस्टम इन्होंने जो स्यापा शुरू कर दिया कांग्रेस ने, ये कितना ज्यादा इसको इफेक्ट करने वाला है? देखिए, वैसे मध्य प्रदेश में इतना जातिवाद नहीं है, बहुत ज्यादा जातिवाद का यहाँ मध्य प्रदेश में असर नहीं है। ये जयेश जी मुझसे ज्यादा फील्ड में घूमते हैं, इनको बेहतर पता होगा। और रही प्याज की बात, तो आज प्याज 40 रुपए किलो हो गई जयेश जी, आपकी सूचना के लिए। जी जी। पेपरों में नहीं, छपा है अभी आज। अभी तो वो सरकार ने उसमें कुछ हस्तक्षेप किया जब हुई है सर। नहीं पर नहीं, मुझे कहीं से ऐसा लग आई रहा है है। कि जी हाँ, जी कहीं से आई है, तो आज 40 रुपए किलो हो गई है। क्योंकि जी ये दिल्ली में भी अपनी सरकार खो चुकी है बीजेपी, प्याज के चक्कर में अटल बिहारी वाजपेयी निपट गए थे। तब वो प्याज के आंसू से रोना नहीं चाहती कि प्याज कट जाए और हम बैठे रहे, ये काम नहीं होगा। और जातिवाद का जयेश जी भी मुझसे सहमत होंगे कि यहाँ पे जातिवाद का ऐसा कोई बहुत जोर नहीं है। बिहार और यूपी की तरह यहाँ की स्थिति नहीं। यहाँ के लोग असल में, यहाँ का कोई भी निवासी परमानेंट नहीं है। इसमें यहाँ पे महाराष्ट्रियन है, गुजराती है, राजस्थानी है, यूपी वाले हैं, बिहार वाले हैं, तो यहाँ जाति का इतना असर नहीं है। और मानसिक रूप से ज्यादा खुले विचार वाले लोग हैं, तो इतना जाति का यहाँ पे असर नहीं। बट जयेश जी, आपके ऊपर आते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि जाति का इतना असर नहीं है, लेकिन हम देखते हैं जो ब्राह्मण हैं, बनिया कम्युनिटी है, राजपूत हैं, ये हमेशा ही बीजेपी को वोट देते हैं। जो ओबीसी हैं, उसका मुझे अभी पता नहीं है कि अभी उनका आंकड़ा कैसे है। और मुसलमान तो सारा का सारा ही कांग्रेस की तरफ झुकाव उनका है, 1 या 2%। मैंने हमेशा देखा है कि पोल्स के अंदर बीजेपी को वोट्स मिलती हैं, एमपी के अंदर भी। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि जाति का शायद इतना, या धर्म का इतना ज्यादा इफेक्ट मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है? हाँ, नहीं सुमित जी, मैंने पहले बताया ना कि हम लोग भावनात्मक रूप से ज्यादा मतदान करते हैं। और रही जातिवाद की बात, तो मैं बता रहा हूँ कि 34 सीटें ऐसी मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ पे खुले रूप से जातिवाद चलता है। वहां केवल जितने वोट डलते हैं वो केवल जातिवाद, और वो बेल्ट जो है वो एक तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ, दूसरी तरफ से उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ। मैं ग्वालियर चंबल संभाग की बात कर रहा हूँ, जहाँ 34 सीटें हैं। उन 34 सीटों में ये जरूर देखा जाता है कि यार यहाँ ठाकुर ज्यादा था, यहाँ ठाकुर को वो जो टिकट दो वो जीत जाएगा, या बनिया ज्यादा है, बनिया को टिकट दो जीत जाएगा, या ब्राह्मण ज्यादा, ब्राह्मण को जो टिकट जीत जाए। और ये होता है। लेकिन ये पर्टिकुलर एक बेल्ट जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश से टच है, रही जैसे अगर जैसे नीचे जाते हैं मालवा या इधर तरफ, तो यहाँ पे उम्मीदवार को देखकर वोट दिए जाते हैं कि नहीं यार इन्होंने अपनी मदद की, इनके साथ अपने को जुड़ना चाहिए। तो वहां काम के हिसाब से वोट होते हैं। केवल 34 सीटें ऐसी जहाँ पे केवल जातिवाद के आधार पर वोट होते हैं, और इस चीज को दोनों ही पार्टी मानती है। दोनों के अलावा एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि दोनों पार्टी के अलावा यहाँ पे 2-3 पार्टियां और घुस जाती है। जबकि मध्य प्रदेश में 2 पार्टी का ही वर्चस्व है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। लेकिन जो ग्वालियर चंबल संभाग बेल्ट है, वहां देख लेते हैं कि यार ये इसको टिकट नहीं मिला है, ठाकुर है, तो वो बसपा आके उसको पकड़ लेगी, सपा आके उसको पकड़ लेगी। और रही अब तीसरी पार्टी, आप भी आगे, आपने भी देखा मध्य प्रदेश के अंदर, तब पिछले हम नगर निकाय चुनाव की बात करें, तो उन्होंने ग्वालियर चंबल की एक नेता थी, उन्होंने देखा इसका वर्चस्व अच्छा है, उसको महापौर के चुनाव में लड़ा दिया था। और उसने 50,000 वोट लिए थी महापौर के चुनाव में, वो भी आप ज्वाइन करने के 15 दिन बाद। तो वो ग्वालियर चंबल संभाग एक अलग संभाग है। वहां पे, वहां तो आपने पुरानी कहावत भी सुनी थी कि वहां खाने के लिए रोटी नहीं हो चलेगा, लेकिन कंधे पे बंदूक होना चाहिए। तो ये वो बेल्ट है, तो वहां जातिवाद का असर है। रही अगर हम इससे जैसे ही नीचे जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जो मुख्य मध्य प्रदेश है, जिसको मध्य प्रदेश का दिल कहा जाता है, जैसे इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया, या उसके और नीचे उसके और, तो यहाँ जो है वो केवल कार्य के आधार पे, व्यक्तिगत संबंधों के आधार पे वोट डालते हैं। वहां आदमी बकायदा, आप तो आपको एक बात बड़ी आश्चर्यजनक बताऊंगा इंदौर के बारे में। इंदौर में तो इतने जागरूक नागरिक है कि एक बार सचिन तेंदुलकर ने केक काट दिया, उसके ऊपर तिरंगा बना हुआ था, तो उन्होंने कोर्ट में केस लगा दिया। जबकि सचिन तेंदुलकर का हर आदमी फैन था, फिर भी कोर्ट में केस लगाया कि नहीं भाई साहब गलत हुआ है। तो वो इंदौर है, तो वहां पे जातिवाद नहीं चलता बिल्कुल।
तो जातिवाद का मैंने बताया ना, केवल वो बेल्ट है जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान से जुड़ा हुआ, और केवल 34 सीटें, और ये 34 सीटों पर मध्य प्रदेश में जब भी चुनाव होते हैं तो विशेष रूप से निगाह रखी जाती है। आपको एक और बड़ा आश्चर्य की बात बताऊं कि ये 34 सीटें ऐसी है जहां से 50% मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में रहते, चाहे कांग्रेस की भाजपा की रहे। तो इन 34 सीटों पर विशेष ध्यान देता है, और उसका कारण ये कि यहाँ पे उनको मालूम है कि जिस जाति को आप खुश करोगे वो 34 सीटें आपके पाले में गिरेगी। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ये आंकड़े के आधार पर यहाँ के राजनीति ग्वालियर चंबल की सबसे ज्यादा रहती है, और उस पर ज्यादा निगाह रहती है। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी हमने बात की थी, तो वो इन्हीं 34 सीटों में से 13 विधायकों को लेकर आए थे, जिसके कारण सरकार बनी थी। तो इन सीटों पे बड़ा वर्चस्व, और मैं बताऊंगा कि यहाँ इन सीटों पे लगातार जिनको मोटा भाई कहते हैं अमित शाह जी, वो बहुत ज्यादा निगाह रखे हुए। वो पिछले अगर हम 7 दिन की बात करें तो 2 राउंड लगा चुके हैं, जबकि गृह मंत्री इतने बिजी वो नहीं रहते जिनके पास समय हो, लेकिन 2 राउंड 7 दिन के अंदर अगर वो लगा रहे, उन 7 दिनों के अंदर लगभग उन्होंने छोटे छोटे गाँव में जाके सभा की। तो निश्चित रूप से ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि मुश्किलें बड़ी है, और वो उन्हीं बड़ी मुश्किलों को कम करने की कोशिश कर रही है। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस के अंदर भी ऐसा नहीं है। तो मैं एक सीट की बात करूंगा जो ग्वालियर से ही जुड़ी हुई है, वहां पे 8 तोमरों ने एक तोमर के खिलाफ टिकट मांगा, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि यार पिछले बार यहाँ तोमर तो सभी हो जाते, पंडित का भी अच्छा वर्ष, उन्होंने सुनील शर्मा को वो टिकट दे दिया। अब जितने तोमर है उन्होंने बोला हमें तो बहिष्कार करेंगे, हम चुपचाप बैठेंगे। तो सुनील शर्मा जाके वहां पैर पड़ जाते थे, भाई साहब मैं आपके साथ हूँ। ये ग्वालियर चंबल संभाग की रीते इस टाइप का देखा जाता है, और यहाँ जातिवाद है। बाकी मुझे नहीं लगता मध्य प्रदेश में कहीं ऐसा देखा गया है। अगर ऐसा होता तो मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर जो सबसे सुरक्षित, सबसे अच्छा, सब मेरे बता रहा हूँ विश्व देश के अंदर नंबर 1 जो सिटी है, वहां पे भी बता रहा हूँ लगभग 60% हिंदू है, 30% के लगभग अन्य जाति है, और उसके अलावा हिंदुओं के अंदर भी एक बंटवारा है जिसके अंदर उन्होंने एक मराठी वर्ग अलग करके रखा हुआ है, वो बाकी है। तो वहां पे भी चुनाव के अंदर देखा जाता तो वो कहीं ना कहीं असर मिलता, वो टिकट भी मांगते कि नहीं हमें चाहिए, और वो टिकट भी देना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है कि जातिवाद के आधार पे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हम बोल पाए कि नहीं यार यहाँ पे जातिवाद ज्यादा है। केवल मैं बता रहा हूँ 34 सीटें, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। जी सुमित जी। तो रविंदर जी, अभी आपने देखा कि जो अपना इंटरनेशनल पप्पू है, वो केदारनाथ गया हुआ था, माला डाली हुई, पसव लगाई हुई। तो ये चुनाव का टाइम आ गया तो ये मंदिरों के चक्कर लगाने लग गए। अभी ये महाकाल भी जाके आएगा क्या वहाँ पर एमपी पे? नहीं, अभी ये फिर से बाहर गया हुआ है सर, अभी यहाँ हिंदुस्तान में नहीं है। अच्छा, नहीं उसकी मैंने कल देखी है फोटो कि ये केदारनाथ में चक्कर मार रहा है, और वहाँ पे लोग जो गया है वहाँ पे वो केदारनाथ पुराना में। दिखा रहे हैं, अभी अभी ये बाहर गया अच्छा। हुआ है। जी, अच्छा, वो वो पुराने बैंकॉक भी डाल गया रहे हैं। होगा ना? वो हाँ बैंकॉक में गया होगा मेडिटेशन करने के लिए। हाँ, वो मेडिटेशन बैंकॉक का आपको पता है, वो वहीं गया है। या फिर और कोई नई टूल किट लेने गया होगा। और जैसा मैंने कहा था कि 230 सीटों में से 34 सीटें जाति के हिसाब से मायने नहीं रखती, मतलब एमपी में जातिवाद नहीं है। ये 34 सीटों की ये बात कर रहे हैं, तो जो मुरैना और साइड का एरिया है वो गुर्जर बहुल और पंडित बहुल इलाका है। सही कह रहा हूँ जयेश जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। है तो ना? ठाकुर और रविंदर जी। पंडित दो वहां बटे हुए हैं, और वहां ठाकुरों पे में है, अलग अलग और जाति है, गुर्जरों का पंडितों चूंकि में वो कुछ है। धौलपुर से जुड़ा हुआ है मुरैना, तो गुर्जरों का जोर है। वो थोड़ा राजस्थान का जातिवाद का असर है, राजस्थान के गुर्जर यहाँ घुसाए हैं, तो वो थोड़ा उनकी शक्ति है। और इंदौर की बात करें तो निश्चित तौर पे होलकर्स का वहां पे शासन रहा है। एक मराठियों की वहां पे किसी समय आवाज थी, सुमित्रा ताई का भी बहुत जोर रहा, लोकसभा की अध्यक्ष रही। उन्होंने अपने बेटे के लिए बहुत कोशिश करी, पर यहाँ पे इन लोगों ने रोक लगा दी कि बेटे को तो नहीं देंगे। अगर बेटा एक को दिया था वो नालायक निकला, वो बेटा बल्लेबाज निकला, मैदान में बल्ला चलाने के बजाय वो नगर निगम के लोगों पे बल्ला चलाने लगा। तो उनको हटा के उनके पिताजी को दे दिया गया है टिकट। और पिताजी ने भी बड़े कांड किए हैं। अभी यहाँ जयेश जी को भी बहुत अच्छे से मालूम है, बंगाल का उनको प्रभार सौंपा गया था, तो उन्होंने वहां बड़े कांड करे। इसके लिए उनके पर कतल के वापिस उनको पुनर्मुस्को भाव वाली स्थिति में ला दिया। जो केंद्र की राजनीति करते थे उनको वापिस यहाँ पर भेज दिया। इसका मतलब उनके पर काटे गए हैं कि आपको अपनी हैसियत से ज्यादा मिल गया था और आपका दिमाग खराब हो गया था, तो उन सबके दिमाग ठिकाने लगाने के लिए वापिस भेजा गया। और दूसरा स्ट्रेटेजी ये भी है कि भाई आप सबकी ख्वाहिश है कि मुख्यमंत्री बनना है, जाइए अपने क्षेत्र में, उतरिए, देखते हैं किसमें कितना दम है, कौन कितनी सीटें जितवा के लाता है। बहुत सीधी सी बात इस है। इसका मतलब है कि बीजेपी ने
एक चीज तो तय कर दी कि जो परफॉर्म करेगा, आप परफॉर्मेंस ले आइए, सीटें जीत के लेके आइए, जिसकी ज़्यादा नंबर होंगे वो सीएम बन जाएगा। तो ये तो एक कॉर्पोरेट में जैसे होता है कि भई जो परफॉर्म बेटर करेगा उसको हायर पोज़ीशन मिल जाएगी। तो बीजेपी कहीं न कहीं काम तो सही कर रही है। ये नहीं है कि भई ये अगर कमलनाथ इतने सालों से चोरी-चकारी करता रहा है, जितने ज़्यादा चोरी करता है, दु घोटाले करता है, उसे ही सीएम बनाया जाएगा। बीजेपी एटलीस्ट उस गेम में नहीं है। अच्छा, ये ट्रेन की आवाज़ आ रही है क्या पीछे से? चलिए कोई बात नहीं। अभी जयेश जी एक चीज़ बताइए मुझे कि जैसे आपने बोला कि यहाँ पर नगर निगम के अंदर कोई और पार्टियाँ आ गई थी, वो जीत गई हैं। आप जो पार्टी है ये झाड़ू वाले, जो तिजोरी के ऊपर झाड़ू इन्होंने पंजाब पंजाब के अंदर भी लगाया है, अभी दिल्ली में भी आपने देख ही लिया है। इतना झाड़ू लगाया है उन्होंने कि धुआँ इतना हो गया कि साँस लेना मुश्किल हो गया दिल्ली के अंदर। इसका असर क्योंकि इनके एस्पिरेशंस है कि पूरे भारत के अंदर इन्होंने अपने पैरों को फैलाना है। आपके हिसाब से इनका कितना वहाँ पर पकड़ है? या ये थर्ड फ्रंट की तरह क्या एमपी के अंदर अपने पैर जमा सकते हैं? निकाय चुनाव की हम बात करें तो जो पिछले निकाय चुनाव हुए उसके अंदर एक महापौर आप पार्टी से बने, 3 पार्षद आप पार्टी से बने, तो निश्चित रूप से पार्टी आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि पार्टी जो सबसे बड़ा उनका है कि जो पत्र लेके आई कि जिस आधार पे वो चुनाव लड़ रही है, वो आज की सबसे बड़ी दिक्कत ये कि मानसिकता हमारे भारतीय लोगों की वो हो गई, क्या जो फ्री में दे वो हमारा। जैसे तुमने बिजली पानी दिल्ली में फ्री दिया तो वो हमारा, तो मध्य प्रदेश में भी वही कंसेप्ट लेके आए कि हम ये फ्री देंगे। जबकि फ्री अगर कोई चीज देना चाहिए मध्य प्रदेश की हम बात नहीं करें पूरे देश के अंदर, तो वो शिक्षा होना चाहिए जिसकी देश को बहुत आवश्यकता है। लेकिन वहां कोई फ्री नहीं करेंगे। फ्री क्या है, तो पानी फ्री, बिजली फ्री, हम आपको पैसा भी काम करेंगे, अनाज भी गरीब लोगों को फ्री दे देंगे। हालांकि गरीब लोग ये नहीं समझ रहे कि वो जो फ्री का अनाज आ रहा है वो उनके ऊपर एक कर्जा बनते जा रहा है। और कर्जा केवल सरकारों पे नहीं रहता। आज पेट्रोल के जो दाम बढ़े, वो दाम बढ़ने का मुख्य कारण ये था, जब पेट्रोल बहुत सस्ता था, जब उसको चुनाव के दौरान बार बार उसको और सस्ता कर दिया जाता था, जब एग्रीमेंट साइन किया जाता था कि आने वाले दिनों में इसको हम उस रेट को बढ़ा करके आपको समझौते के तहत पेट्रोल का जो पुराना हिसाब है वो कर देंगे। तो अब वो 100 रुपए तक पहुंच गया। तो ये आम आदमी को, गरीब लोग को ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो मुफ्त वाली चीज है ये अपनी अगली पीढ़ी के ऊपर एक कर्जे के रूप में, एक ब्याज के रूप में चढ़ेगी। वो इस बात को समझना ही नहीं चाहता। वो चला यार बिजली फ्री तो ये तो हमारा आदमी है, आ जाओ भाई साहब। ये सबसे बड़ी बता रहा हूँ कि दुर्भाग्य मैंने बताया ना कि सबसे देश का ही नहीं, मध्य प्रदेश का नहीं, देश का दुर्भाग्य कि आदमी फ्री में कुछ चीज मिल जाए तो वहां लग जाता है कि यार ये मेरे को कैसे मिले। मेहनत करना नहीं चाहता, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और यही कारण है कि जो पार्टी अब नहीं आ रही, जैसे आपकी बात कर रहे हैं, वो कंसेप्ट ये लेके आई, 10 चीजें लेके आई, 10 वचन लेके आई, जिसमें पहले ही वचन उन्होंने दे दिया कि भैया बिजली फ्री, पानी फ्री। उसके बाद और भी उन्होंने कई चीजें की, जबकि होना ये चाहिए कि केवल शिक्षा जो आपकी 12वीं तक है वो हर कॉलेज, हर स्कूल, हर जगह, हर छोटे से छोटे गांव हो या कुछ भी हो, वो केवल फ्री रखना चाहिए। उस अगर आपने आदमी को शिक्षित कर दिया तो बाकी चीजों को आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम कौन है, तुम कौन हो। ये करना कोई पार्टी नहीं चाहती। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यही है कि जब तक ये स्थितियां सुधरेगी नहीं, जब ये बराबर घोषणा पत्रों में फ्री वाली चीजें चलती रहेगी, और जो फ्री देगा वो कहीं ना कहीं अपना मुकाम बनाएगा। जी सुमित जी। हुँ। जयेश जी देखिए मैं चाइना में रहता हूँ। यहाँ पर कुछ भी फ्री नहीं है। आपको हैरानी होगी कि यहाँ पर इवन जो हवा है वो भी चार्जेबल है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट के अंदर कहीं न कहीं मशीन लगी होती है जो कि फ्रेश एयर को जनरेट करती है। आपके बिल के ऊपर 10% एक्स्ट्रा फीस लगाई जाती है कि हमने आपको फ्रेश एयर प्रोवाइड करी है अपने रेस्टोरेंट के अंदर। भई यहाँ पर आपको जो एजुकेशन जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, एजुकेशन फ्री होना चाहिए। यहाँ पर पूरे साल की जो बच्चे की फीस है, वो ₹100 है, इंडियन ₹100 पर ईयर एजुकेशन का, अप टू योर 12th क्लास। उसके बाद फिर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ पर भी एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। यहाँ पर अगर सस्ता नहीं है, तो वो है बिजली, बिजली सस्ती है, फ्री नहीं है। रेट भारत से भी कम है, अभी भी आज की डेट में भी ₹3 यूनिट है यहाँ पर और बिजली की कमी नहीं है, 24 घंटे बिजली आती है, कोई चोरी नहीं है, 0% कोई लिहाज नहीं है, इनकम टैक्स 40% है, तो सभी देते हैं यहाँ पर, इसीलिए तरक्की भी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है, इन्होंने बिजली फ्री देना शुरू कर दिया या इन्होंने विमेन्स के लिए बस की टिकट फ्री कर दी, तो मोदी जी भी उसी गेम में आ गए अभी। उन्होंने भी 80 करोड़ लोगों को
फ्री का राशन 5 साल और एक्सटेंड कर दिया। अगर अगर बाकी कंपनीज को, या मैं तो कंपनी बोलता हूँ, ये सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज तो रही नहीं। अगर ये फ्री में देती हैं तो हम गालियां निकालते हैं। मोदी जी भी उसी गेम में आ गए। क्या उनको डर लगता है अभी कि इलेक्शन हार जाएंगे? निश्चित रूप से जिस तरीके से स्थितियां बनी पिछले हम 5 साल की बात करें, 5 साल तो सरकार रही नहीं, क्योंकि 1 साल बीच में कांग्रेस भी थी, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। तो उन स्थितियों में जो देखा गया उसमें यही देखा गया कि कहीं ना कहीं घोटाले कहीं सामने आए, कई ऐसी बातें सामने आई जिससे हर सरकार डरी हुई है। अब डरी हुई सरकार में जब हम डबल इंजन की बात करें, जो मोदी जी लगातार बात करें कि हम डबल इंजन की सरकार है, हम और तेज चलेंगे, लेकिन वो जो जिस दिशा में चलना चाहिए उस दिशा में चल नहीं पाई। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है कि सोचने की बात है, क्या 15 साल से मध्य प्रदेश के अंदर है, कुल 1 साल बीच में, क्या 14 साल से मध्य प्रदेश में, 2003 से हम बात करें, तो उस समय के हम लगातार देखें तो आपको क्यों जनता के बीच जाना पड़ रहा है कि हमने ये किया, जबकि कोई काम करता है, मल्टी भी बनती ना, तो आदमी को दिख जाती है यार मल्टी बन गई, और वो देख लेता है कितनी सुंदरता, खुद ही लोगों को बताता है अरे मल्टी इतनी सुंदर ऐसी बनी। तो आपको अगर अपने काम के बल पे अगर आप आगे बढ़ते तो मुझे नहीं लगता कि आज ये स्थिति आती कि आपको फ्री देना है। आप बालिका योजना बना रहे हैं, बालिका योजना बहुत अच्छी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर एक दुर्भाग्य ये भी था कि यहाँ बालिकाओं की संख्या कम थी, तो वो एक सपोर्ट होना जरूरी है। लेकिन कई चीजें ऐसी है जिसको सरकार ने लागू किया, और वो लागू किया काय से, मन जेब से नहीं लागू किया, तो सरकारी फंड से लागू किया। उस सरकारी फंड में ये लगातार दिक्कत सबसे बड़ी आ रही है कि उनको हर 2-4 महीने में बड़ा कर्जा उठाना पड़ रहा है। उस कर्जे के अंदर ब्याज में एक एक व्यक्ति पे जो ब्याज चढ़ रहा है, क्योंकि कर्जा लेने के बाद ये मान लीजिए कि आज की के लिए सरकार है ठीक है, कल की सरकार ठीक है, लेकिन आने वाला जो समय होगा ना, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश इतना कर्जे में डूब चुका है। हम बात करें केवल मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस भी आई थी, जब भी खजाने खाली थे, सड़कों में गड्ढे इतने थे कि आदमी को सड़क की परिभाषा क्या है, तो गड्ढे के बाद जो जगह मिल जाती है जिस पर आदमी खड़ा हो जाता है उसको सड़क बोलते हैं, ये परिभाषा हो गई थी। तो वो सब स्थितियां थी, और इस स्थितियों के बाद अगर मैंने एक ही बात उठाई ना कि शिक्षा को अगर बल देते तो वो कई चीजें ऐसी हो जाती है। तो मैंने कई बार इन मुद्दों को भी उठाया कि अब ऐसा भी राजनीति के अंदर भी एक तरीका होना चाहिए, जब आप एक जिले के लिए आईएएस आईपीएस को चुनते हैं तो बड़ी बड़ी परीक्षाएं देते, बड़े बड़े इंटरव्यू होते, इनके लिए क्यों नहीं होते? तो जिस दिन पढ़ लिख करके आएंगे ना, उस दिन अपने जेब भर नहीं भरेंगे, उस दिन वो समाज को देखेंगे, देश को देखेंगे, अपने शहर को देखेंगे, अपने शहर मध्य प्रदेश के विकास की बातें करेंगे। उनको उतनी जरूरत रहेगी जितने उनके पेट में जगह है। यहाँ तो स्थिति आएगी पेट भर रहे हो, पेट भर रहे हो, पेट की जगह टंकियां बना ली, टंकियां बनने के बाद बोले अरे काम करो यार, मेरे सालों के भी पेट खाली उनके भर दो, जीजाओं के भी खाली उनके भर दो। ये स्थिति राजनीति की चल रही है वर्तमान में। मैं किसी एक पार्टी पे नहीं बोल रहा, दोनों तीनों जितनी पार्टियां हैं उनकी ये स्थितियां है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि वो काम करना नहीं चाहते। वो विकास, एक मैं 98 में एक अखबार में था, उसके अंदर एक कार्टूनिस्ट थे, उनका नाम था इस्माइल लहरी। उन्होंने विकास के ऊपर एक कार्टून बनाया था। उस कार्टून को अगर आप देख लेते ना उस समय, तो आप, मैं बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश अगर उस चीज को ग्रहण कर लेता तो दिक्कत ही नहीं है। उसमें एक नेता है, उन्होंने अपने लड़के का नाम विकास रखा हुआ है। बोले साहब आप कोई विकास नहीं कर रहे? बोले नहीं, क्यों नहीं विकास कर रहे, देखो कितना बड़ा कर दिया। वो वाली स्थिति मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे देश के अंदर है कि आदमी अपने परिवार का विकास करने में लगा, अपने पेट का विकास करने में लगा, अपनी 7 पीढ़ियों के विकास करने में लगा। जबकि होना ये चाहिए कि देश का, शहर का, समाज का, सबका विकास होना चाहिए। और इसके लिए मैंने पहले भी एक बात उठाई थी कि शिक्षा की जो स्थितियां, शिक्षा की जो नीतियां है, उसको बदलना बहुत जरूरी है। केवल किताब पढ़ाने से पढ़ाई नहीं होती है। आदमी, कई प्रतिभावान बच्चे आज मार्केट के अंदर है, वो क्या काम कर रहे थे, झाड़ू पोछे से लेकर लोगों की गाड़ियां तक साफ कर रहे, जिनके अंदर बहुत अच्छी प्रतिभा है। उन प्रतिभाओं का चयन करके उनको राजनीति में लाए, उनको दूसरे सामाजिक चीजों में जोड़ा जाए, तो मुझे लग रहा है देश के अंदर अच्छा परिवर्तन हो सकता है। जी सुमित जी। रविंदर जी, आपने बोला था कि आपके पास बहुत क्वेश्चंस हैं जो आपने जयेश जी से पूछने हैं। अब आप पूछिए, मैंने तो अपना काम कर दिया। जयेश जी, मेरा जो आकलन है शिवराज सिंह चौहान के बारे में, 2005 से मैं मध्य प्रदेश में हूँ, उससे पहले तो मैं बाहरी बाहर था। तो मध्य प्रदेश में शायद दिग्विजय सिंह के बाद सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कोई रहा है। इन्होंने तो दिग्विजय सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मेरे सूत्रों के अनुसार जो मेरे पास खबर है। मतलब ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इनने ठगा नहीं। निश्चित रूप से आपके लिए बड़े आश्चर्य की बात एक और बताना चाहूंगा कि आप जब मध्य प्रदेश में आए
जब ही ये मुख्यमंत्री बने 2005 में। उससे पहले उमा भारती थी, बाबूलाल गौर साहब थे, ये लोग लगातार चल रहे थे, लेकिन 2005 में शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। 2005 से लगातार है। और हम 2018 की बात करें तो ये जो इनके ऊपर जो आरोप लगे, जो बातें सामने आई, उसका असर 2018 के चुनाव में देखा गया था। 2018 में अब मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 41% वोट मिले थे, 41.02%। और दिक्कत ये आई थी कि कहाँ ये टॉप में थे, एक तरफा सरकारें थी, उनकी सरकारें सिमट के 109 सीटों पे ये लोग आ गए थे। तो ये कारण ये था कि इनकी जो नीति थी, इनकी जो नीतिगत बातें थी, उनके परिवारवाद की जो बातें थी, वो बड़ी दिक्कत आई। कई मामले सामने आए, चाहे जैसे डंपर घोटाला बात आया, उस समय भी बड़ा चर्चाओं में रहे। उसके बाद केएमटी कांड आए, जिसमें इनकी जो पत्नी, उनके मोबाइल की बातें, हालांकि बाद में जब जो सबूत के तौर पे जब बातें होती है, तो वो ये हो गया कि नहीं, जांचों के अंदर वो सब चीजें गलत थी। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एक ऐसे आदमी को आरोपी बना दिया था इनकी सरकार में, जो इनकी सरकारों के लिए आज भी मदद कर रहा है। वो थे के सुदर्शन जी। उनको उन्होंने पीएमटी कांड में चपेट दिया कि नहीं, वो रहे नहीं तो बोले यही आरोपी। तो ऐसी कई चीजें थी जो उन्होंने गलत की, और शायद यही कारण है कि अब लगातार इनका विरोध है मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश के अंदर जितने विरोधी थे, उनको मोदी ने पूरा मौका दिया कि आप जीतिए, आप जीतते हो तो हम उनकी जगह आपको खड़ा कर देंगे। जिसमें हम बात कर रहे हैं, जो सबसे पहले हम बात करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर। उनको दिल्ली से टिकट इसलिए दिया कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। उसके बाद सेकंड नंबर पे तो कैलाश विजयवर्गीय, उनको इंदौर से एक नंबर से इसीलिए दिया कि आप भी दावेदार हो। तो उन्होंने बड़े नेताओं को उतारा इसलिए कि आप जीतो और हम आपको बना देंगे। रही बात, एक कारण और भी है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप के बाद जो स्थितियां बनी है, तो उसमें केवल आम जनता नाराज नहीं इनसे, आम जनता के अलावा वो नेता भी नाराज है, जिनके इन्होंने मेन अधिकार छिना करके अपने पास ले लिए। मेन नेताओं के पास जितने मंत्री इन्होंने बना, उनके पास अधिकार ये थे कि आप तो एक काम कीजिए, नोटशीट भेजिए, हम तो जो करेंगे कैबिनेट में करेंगे। और कैबिनेट में वही चीज आती थी जिन पे ये साइन करे, उन्हीं चीजों को कैबिनेट में रखा जाता था। तो वो केवल फाइलें पेंडिंग हो जाती थी, और कई फाइलें ऐसी होती थी जिनके अंदर हर मंत्री कहीं ना कहीं चाहता कि अपने लोग मोबिलाइज करे, तो वो मोबिलाइज नहीं कर पा रहा था। तो मंत्रियों का सबसे बड़ा विरोध ये है। उसके बाद दूसरा विरोध आम जनता का, इसलिए कि कई भ्रष्टाचारों के सामने जब बातें सामने आई, उसके अंदर ये बातें खुली है कि इन्होंने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में इनकी लिप्तता थी, इनसे जुड़े लोगों की लिप्तता थी। अभी बीच में आपने देखा होगा कि धार के पास में एक डैम बह गया था, उसके अंदर भी करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की बात हुई। जब ये बात हुई कि बीजेपी सरकार ने उस मामले में जांच भिड़ाई, तो मालूम पड़ा बाद में कि ये जो डैम की अनुमति से लेके जो चीज है, ये सब बीजेपी ने की है। अब हम जैसे महाकाल लोक की बात करें, महाकाल लोक में आप विश्वास करोगे कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर तक उसका प्रचार हुआ। उसके अंदर देवी प्रतिमाओं को, भगवान की प्रतिमाओं को रखा गया, और एक आंधी आई और कई प्रतिमाओं को उड़ा के ले गई। अब बाद में उनको बयान देना पड़ रहा है, पहले तो ये था कि बढ़िया बन गया, अब बोल रहे ये तो ट्रायल था, हम दूसरी मूर्तियां बना रहे। तो भैया आप ट्रायल क्या जनता के सामने ट्रायल रखना चाह रहे हो? तो ऐसी कई चीजें हैं, और उनके पीछे कारण मुख्य रूप से भ्रष्टाचार ही है। क्योंकि अगर आप सोचिए कि प्लास्टिक की मूर्तियां वहां रखी है, हम भारतीय जनता पार्टी को इसलिए हम लोग राष्ट्रवादी मानते थे कि वो कई चीजें प्रचार करती थी कि धर्म करना, ये करना, तो उनको हम मानते थे कि नहीं यार, ये राष्ट्र की हित की बातें करें, राष्ट्र की जो है वो ये था कि नहीं यार, हिंदू है ये वो, ये सब चीजें तो मानते थे। लेकिन हमारे धर्म में भी ये लिखा गया है कि हम प्लास्टिक को भगवान से दूर रखें। तो जिस चीजों को आपने लिखा रखा है कि भगवान को इनसे दूर रखना, हम उसी चीज से भगवान बना के बिठा रहे। तो ये कहीं ना कहीं पीछे, इसके पीछे भ्रष्टाचार है, इसके पीछे। और जांचें जब तक नहीं होगी, जब तक सरकारें बदलेगी नहीं, ये बातें सामने भी आना नहीं है। क्योंकि सरकार बदलने में भी लंबा समय है। तो कांग्रेस ने भी कुछ काम ऐसे किए, अभी भी कमलनाथ का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो एक विशेष समुदाय के साथ बैठ के कर रहा है कि आपको मालूम, हम आपके लोग या आप हमें वोट करेंगे तो हम आपके लिए कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये जो चीजें भी है, ये भी आम आदमी को बड़ी दिक्कत देती है कि यार ये आज इनके साथ है, कल इनको बना दे, तो इनको नहीं बढ़ा दे, इनको नहीं दिक्कत आ जाए। तो ये कई चीजें हैं जो आम जनता पे सीधे इफेक्ट करते हैं। और सीधे इफेक्ट करने के कारण क्या होता है मालूम है, कि कई बार आदमी भ्रष्टाचारी को चला ठीक है यार, पैसे तो खा रहा है, बिठा दो, कम से कम हमारी जान तो नहीं खा रहा है। तो ये चीजें बड़ी, बहुत दुर्भाग्य की चीजें हैं। जबकि होना है चाहिए कि मतदान आप कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि देश में केवल एक अधिकार आपके पास है इस देश के अंदर, वो मतदान का है, जिसमें आप किसी को चुन सकते हैं, किसी को गिरा सकते हैं। अगर उसमें आपने समझदारी दिखा दी, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कोई दिक्कतें आ सकती है। जी सर। यस रविंद्र जी। देखिए, जो शिवराज का चेहरा इस बार प्रोजेक्ट नहीं किया गया है, वो इसीलिए नहीं किया गया है
कि शिवराज के चेहरे पे इतने दाग हो गए हैं कि अब वो खुल के दिखने लगे हैं। इसलिए शिवराज को बैकड्रॉप में करके मोदी जी का चेहरा आगे किया गया। विज्ञापन जो चल रहे हैं उसमें साफ साफ कह रहे हैं मध्य प्रदेश मोदी जी के साथ। जयेश जी ने विज्ञापन देखे होंगे, जो चल रहे हैं वो मोदी जी के हाँ, चेहरे पे चल रहा है, शिवराज का चेहरा नहीं है। देखिए, शिवराज के भ्रष्टाचारों की गिनती करने बैठ जाए तो मतलब एक पुराण पूरा तैयार हो जाएगा। ऊर्जा विभाग से लेके स्वास्थ्य विभाग से लेके और आपका जो हनी ट्रैप कांड है उसमें मंत्री संतरी से लेके कांग्रेस के कई नेता इन्वॉल्व है। तो उसकी जांच हुई और वो हनी ट्रैप कांड दबा दिया गया क्योंकि दोनों साइड के लोग शामिल थे। तो अभी तक हिंदुस्तान में क्या होता रहा है सर कि तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी खुजाऊंगा। तुम भ्रष्टाचार करो, हम सत्ता में आएंगे, गाली देते रहेंगे कि ये भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट है, दुनिया का है, इन्होंने ये कांड किए, वो कांड किए, और एक्शन कुछ नहीं होता है। ऐसा ही अगर बीजेपी आती है तो वो कांग्रेसियों को गाली दे दे के आती कि ये भ्रष्ट है, चोर है, और होता जाता कुछ नहीं है। ये तमाशा देखते देखते मेरे जवानी से बुढ़ापे की तरफ आ गया हूँ, पर कहीं कुछ हुआ नहीं है। अभी मैं देख रहा हूँ कि बड़े लोगों पे हाथ डाला जा रहा है, वो केंद्र की तरफ से। मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य ऐसा है जहां चपरासी के पास भी करोड़ों रुपए मिलते हैं और सेक्रेटरी घर से 350 रुपए कैश मिलता है। तो मध्य प्रदेश ने भ्रष्टाचार के जो रिकॉर्ड शिवराज के नेतृत्व में तोड़े हैं, इसलिए शिवराज को वैसे तो डंप कर देना चाहिए था कायदे से। अच्छा, ये जो मुफ्त में देते हैं ये इनके पिताजी का तो है नहीं। वो आपके सत्यनारायण की आरती गा देते हैं, तेरा तुझको अर्पण किया जाए मेरा, हमारी जेब से निकाल के हमको दे देते हैं और पब्लिक भी खुश हो जाती है। उनको उनको नेताजी कह देते हैं कि भाई ले मुफ्त का चंदन और घिस मेरे नंदन, दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। बाकी भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड शिवराज ने बहुत तोड़े हैं। सारी ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंडेंट रहे हैं। मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी सबसे भ्रष्ट है देश में। अगर इनके जांच तरीके से की जाए तो जाने कितने सेक्रेटरी शिक्षकों के पीछे होंगे। एक ऊर्जा विभाग ने एक ऐसी कंपनी को टेंडर 600 करोड़ का दिया जिसने कभी ऊर्जा का कोई काम नहीं किया, उसने इलेक्ट्रिसिटी की ई उनको नहीं मालूम। बट रविंदर जी, अगर आप कहते हैं कि शिवराज बहुत ज्यादा करप्ट है, तो कमलनाथ कौन सा कोई दूध का दूल्हा हुआ है? नहीं, कमलनाथ तो देशद्रोही रहे हैं। इन्होंने, इनका तो मैंने भेजा भी था, अपन ने लिखा था, इन्होंने देश के खिलाफ षड्यंत्र किया, सिखों को मारने में ये इन्वॉल्व रहे। तो दूध का दूल्हा कोई नहीं है। एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। आप उनको नाग बोल दो या सांप बोल दो, है दोनों एक ही। चलिए, ये सारे सांप और नाग के बीच में आप दोनों को, क्योंकि आप दोनों एमपी से आते हैं, क्या लगता है कि इस बार बीजेपी क्या गवर्नमेंट बनाने में कामयाब होगी एमपी में, या सिचुएशन अभी भी डामाडोल है? जयेश जी पहले बोले, उसके बाद में बोलूंगा। अभी डामाडोल स्थितियां इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने आप को भी भारत जोड़ो यात्रा में प्रस्तुत किया था, तो उन्होंने एक संदेश दिया था कि हम सब कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। तो उसका एक नतीजा भी दिखा था कि कई जो कांग्रेस से जाके सो गए थे वो जग गए थे। तो रही कांग्रेस की एकता की बात, तो वहाँ कुछ एकता नजर आई थी। रही बात बाद में ये हुआ कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ 2 गुट अब बच गए। हालांकि पहले यहाँ 6 गुट थे, 6 में से अब 2 बच गए। तो वहाँ डामाडोल स्थिति है कि दोनों गुटों के अंदर मतभेद चलते रहे तो कांग्रेस के लिए बड़ी दिक्कत रहेगी। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी की बात सबसे बड़ी दिक्कत यही कि यहाँ के नेता जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, वो भारतीय जनता पार्टी से 2 तरीके से नाराज है। एक तरफ उनके काम कोई नहीं हुए, उनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए था पार्टी से वो नहीं मिला। एक नई जो भारतीय जनता पार्टी बन गई इसके बीच में, जिनको सिंधिया के इन्वॉल्वमेंट के बाद माना जा रहा है, तो इसको लेकर कई बयान भी जारी हुए। जबकि सिंधिया की जो बुआ थी, जो एक मंत्री भी रही है, उन्होंने भी इसको एक सार्वजनिक रूप से एक बयान दिया था कि अब तो मध्य प्रदेश में 2 भारतीय जनता पार्टी, एक पुरानी भारतीय जनता पार्टी, एक नई भारतीय जनता पार्टी, और शायद नई भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सक्रिय वो जो मेरा स्वागत करने आए। ये उन्होंने एक बयान भी जारी किया था। तो ये जो 2 पार्टियों के अंदर 2 दल बनते हैं, एक नया दल है, एक पुराना दल, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें पैदा कर सकता। रही चुनाव वितरण की टिकट वितरण की बात है, टिकट वितरण से पहले भी ये मुद्दे कई उठे थे। भगत सिंह शेखावत जैसा नेता जो इनका लंबे समय तक इनके कार्यकाल से जुड़ा रहा है, आरएसएस से जुड़ा रहा, वो चले गया। सब मध्य प्रदेश के अंदर एक और नई बात है कि आरएसएस से जुड़े हुए कुछ पूर्व जो प्रचारक थे, उन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना ली। उसको उन्होंने नाम दिया जनहित पार्टी,
और वो जो जितने बड़े नेता उनके खिलाफ वो लोग खड़े, और जो खड़े वो प्रचारक के पूर्व, जैसे हम कैलाश विजयवर्गीय बोल रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय के सामने जो अभय जैन एक बड़े प्रचारक रहे इंदौर संभाग के, इंदौर जो पूरा देखा उन्होंने, और लंबे समय तक लगभग 20 साल कार्यकाल रहा है आरएनएस के अंदर, उन्होंने कई नेता बनाया, तो वो उनके सामने खड़े हुए। ऐसे ही जितने बड़े सीटें उनके सामने पूर्व प्रचारक खड़े हुए। अब हालांकि ये बोल रहे कि ये हम पूर्व प्रचारक, हम केवल राष्ट्रीय हित की बात कर रहे हैं इसलिए हम खड़े, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ जो संघ के लोग जो जुड़े हुए, वो नहीं चाहेंगे कि लोग हारे, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक संघ की काम किया, संघ को एक मजबूती दी, तो वो लोग कहीं ना कहीं उनसे जुड़ेंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत बन सकती है। अगर समय पे समझौते नहीं हो, समय तक मोहन भागवत जी तक ये बात नहीं पहुंची, और वो बीच में जब तक नहीं आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वो जीतेंगे नहीं, ये एक अलग मामला है, लेकिन वो वोट निश्चित काटेंगे, उन लोगों के वोट काटेंगे जो एक अपने आप में अपने आप को हिंदू मानते, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते, क्योंकि ये संघ के लोग हैं। तो उन्होंने जो लोग अपने तैयार किए, वो वोट निश्चित रूप से संघ की जनहित जो पार्टी बनी उसको ही देंगे। तो मुझे लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इस पर फोकस नहीं किया, तो उसके लिए दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। जी सुमित जी रविंद्र सर। इनिशियली मैं मानता हूं कि कांग्रेस की बहुत बढ़त थी, पर जब से चुनाव के प्रत्याशी घोषित हुए हैं, उसके बाद से यहाँ जूतों में दाल बट रही है कांग्रेस में बहुत जोरों से। और दिग्विजय सिंह बेसिकली एक डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट है कांग्रेस के लिए। आप दिग्विजय सिंह के स्टेटमेंट्स देख लीजिए, लोकसभा के चुनाव में हो, विधानसभा के चुनाव में हो। असल में दिग्विजय सिंह ने 10 साल तक राजनीति से संन्यास लिया था 2003 में, जब वो हार गए थे, जिसके बाद उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी। अब वो जब उनका वनवास पूरा हो गया 10 साल के बाद, तो उनको उम्मीद थी कि उनको कांग्रेस का कैंडिडेट बना के प्रोजेक्ट किया जाएगा मध्य प्रदेश में। वो हो नहीं रहा है, क्योंकि इनका नाम ही मिस्टर बंटा ढार हो गया था। वो मैंने भी भुगता है। मैं उड़ीसा से जब बाई कार आया था, तो बैतूल में सर आधी कार मेरी ऐसी लटक के आई थी नीचे। मतलब सामने से एक कार भी आ जाए तो आपको आधा नीचे सड़क से उतरना पड़े। और बैतूल से मतलब आप भोपाल तक आए तो आपकी हालत खराब हो जाए। ले जाके सबसे पहले गाड़ी आपको गैरेज में खड़ी करनी पड़ती थी सर्विसिंग के लिए, कि कितने अंजर पंजर ढीले हुए, और आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ता था कि कितने आपकी चूल्हे हिली है शरीर की। तो उससे तो ठीक हुआ है, पर अभी हमारा जो टीम सर्वे किया है टीम ने, उनका ये कहना है 120 से 130 निकाल लेंगे, बुरे से बुरे हाल में भी 118 सीटें निकाल लेंगे। 230 में से 116 सीटें चाहिए, तो सरकार तो बना लेंगे। है टफ कंपटीशन। कांग्रेस का यही है कि ये आत्मघाती कदम उठाते हैं। इनके यहाँ भस्मासुरों की कमी नहीं है, इनके यहाँ अनुशासन नहीं है। बीजेपी में अनुशासन है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बीजेपी का ये है। हाई कमान की चलती है वहां। अब हाई कमान जैसी कोई चीज रही नहीं, ना कोई राहुल गांधी की सुनता है, ना सोनिया की सुनता है, ना प्रियंका की सुनता है। कांग्रेस में भी 3 गुट बने हुए हैं, तो कांग्रेस को उसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा। चलिए, अब आपके दोनों की जो राय है या आपका जो आंकलन है आपकी टीम की तरफ से, वो यही है कि घिसड़ते पिसड़ते लड़ते करते हंस थकते हुए भागते हुए भारतीय जनता पार्टी फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर लेगी, लेकिन क्रॉस करते ही पीछे से धक्का भी लगेगा कांग्रेस का, वो भी साथ साथ पे चल रही है। ये तो जब चुनाव होंगे उसके बाद देखा जाएगा कि उस 10 दिनों में या 5 दिनों में कौन सी ऐसी हरकतें की जाती हैं। राहुल गांधी अभी भी, वो जैसे आपने बताया कि भारत से बाहर है, कोई ना कोई टूल किट लेकर आएंगे। वो भी टूल किट आपको मालूम है कैसी होती है। लास्ट टाइम गए थे तो केरला में ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद मणिपुर का फिर दोबारा से स्यापा शुरू हो गया। अभी देखते हैं कौन सी विपता लेके आएंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए और भारतवर्ष के लिए। ये टाइम बताएगा। लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह से डिटेल्स में हमें बताया कि एमपी में भारतीय जनता पार्टी लगता है कि क्रॉस कर लेगी। बाकी चुनाव के बाद दोबारा से इसका आकलन करेंगे। जयेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत डिटेल में आपने बताया। पंचोली जी, आप तो वैसे ही पंचेस के लिए माहिर है, आपने शिवराज चौहान को अच्छी तरह से पंचेस मारे हैं। हो सकता है क्योंकि अगर आपकी वो वीडियो देखे तो शायद बंदे का पुत्र बनने की कोशिश करें वो, लेकिन उम्मीद कम है। इतनी उम्र चली गई है, अभी भी वो बंदे के पुत्र बन नहीं सकते। अभी उनका संन्यास ही होने वाला है। मुझे जो लगता है कि इन्हें और बर्दाश्त बीजेपी भी करने वाली नहीं है। बाकी देखते हैं
और आंकलन के साथ दोबारा से आएंगे। जयेश जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। रविंदर जी, थैंक यू सो मच। जय भारत। धन्यवाद। जय भारत। जय भारत।